यूनिवर्सिटी ने आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कमेंट ऑन द रेप ऑफ द लॉक एज अ पिक्चर ऑफ द अरिस्टोक्रेटिक लाइफ। कमेंट करें, रेप ऑफ द लॉक एक किस्म की तस्वीर है। किन की तस्वीर है? अरिस्टोक्रेटिक लाइफ की। अरिस्टोक्रेटिक आला दर्जे के जो लोग हैं, जो अच्छे ओहदों पर हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, जो पावर रखते हैं, जो उमरा हैं, अमीर हैं, अरिस्टोक्रेटिक उनको कहते हैं। अमीर लोगों की ज़िंदगी की एक तस्वीर है ये रेप ऑफ द लॉक ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के अरिस्टोक्रेटिक लाइफ की पिक्चर है। फिर सवाल आया है, व्हाट इनसाइट डू वी गेट? हम किस तरह की इनसाइट गैदर करते हैं, बसीरत या किस तरह का व्यू सोच खबर हमें मिलती है। वी गेट इनटू फैशनेबल लंदन लाइफ, लंदन की फैशनेबल ज़िंदगी के बारे में किस तरह की व्यू हमें मिलता है फ्राम द रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक से 1985 में और 1990 में ये क्वेश्चन रेज किया गया था। क्वेश्चन, द रेप ऑफ द लॉक इज डीपली रूटेड इन इट्स ओन टाइम। रेप ऑफ द लॉक रूटेड है, रेप ऑफ द लॉक गड़ी हुई है, जुड़ी हुई है वो अपने ओन टाइम से। जिस टाइम पर रेप ऑफ द लॉक क्रिएट हुई है उसी टाइम की नुमाइंदगी करती है। फुल अंडरस्टैंडिंग कैन बी बिल्ट अप, और पूरी अंडरस्टैंडिंग हमें मिल जाती है ओनली फ्रॉम अ सेंस ऑफ द यूनिक मोमेंट इन विच इट अकर्स। हमें उस मोमेंट की पूरा सेंस मिलता है, यानी कि उस टाइम का पूरा सेंस मिलता है जब ये पोएम अकर हुई है। यस, जब ये पोएम अकर हुई है, यानी कि जब ये पोएम लिखी गई है। तो क्वेश्चन हमने ये किया कि रेप ऑफ द लॉक दर हकीकत ओरिजिनेट होती है, ये रूटेड है अपने टाइम में। किस टाइम में? जिस टाइम में ये लिखी गई है। और वो कौन सा टाइम था, कौन सा दौर था? 18th सेंचुरी। फिर क्वेश्चन रेज किया, द रेप ऑफ द लॉक इज पोप्स अटेम्प्ट टू डील डायरेक्टली। रेप ऑफ द लॉक पोप की एक कोशिश है कि उसने डायरेक्टली डील किया है इसके अंदर विद सम ऑफ द बेसिक कंसर्न्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के सम बेसिक कंसर्न्स को उसने डील किया है। सम क्यों कहते हैं? अरिस्टोक्रेट लेडीज़, फैशंस को डिस्कस किया और फ्यूटिलिटी को, यानी कि बेकार किस्म की एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया। लेकिन अब देखिए बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं भी हुई, जैसे कि इंडस्ट्री डिस्कस नहीं हुई, न्यू थेरीज डिस्कस नहीं हुई, और उसके अंदर लोअर क्लास को डिस्कस नहीं किया गया। तो ये चीज़ें रह गई। तो सोसाइटी के सम बेसिक्स एलिमेंट्स को डिस्कस किया उसने। डेलिनीट यानी कि डिफाइन द पिक्चर ऑफ द 18th सेंचुरी सोसाइटी। 18th सेंचुरी की जो सोसाइटी है उसकी पिक्चर बयान करें एज रिफ्लेक्टेड इन पोप्स द रेप ऑफ द लॉक। जिस तरह के आपने रेप ऑफ द लॉक में देखी, रेप ऑफ द लॉक जिस तरह की सोसाइटी रिफ्लेक्ट करती है वो हम देखते हैं। मैं एक चीज़ बात कहता चलूँ, ये लिटरेचर ही है जो आपको बताता है कि किस सदी में क्या हो रहा था। उस दौर के ड्रामाज, उस दौर की पोइट्री पढ़कर आपको उस दौर का अंदाज़ा होता है कि क्या हुआ। हिस्ट्री, वैसे तो कहते हैं किसी दौर को स्टडी करने के लिए हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री का मसला ये है, हिस्ट्री डिपेंड्स अपॉन हिस्टोरियंस। एक तो हिस्टोरियन पर डिपेंड करती है हिस्ट्री, और हिस्ट्री ड्राई होती है। और दूसरी बात, हिस्ट्री फिलासफी नहीं करती हिस्ट्री। और तीसरी बात यह है कि हिस्टोरियन जिस मूड का होता है, रिलीजियस है तो हर चीज़ को रिलीजियस प्रॉस्पेक्ट में देखता जाएगा। लिटरेचर का ये फ़ायदा होता है, दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। देयर इज़ हिस्ट्री, इसके अंदर हिस्ट्री भी आ जाती है, इसके अंदर सेंसेस भी आ जाते हैं, यानी कि फिलासफी आ जाती है, और इसके अंदर फ्यूचर की प्रिडिक्शंस आ जाती हैं। और चौथी बात अगर मैं कहूँ तो इसमें मॉरल भी आ जाते हैं, और सोसाइटी को बेहतर करने की कोई ना कोई बात भी होती है। आइए बात करते हैं। आंसर, लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स द टेंडेंसीज ऑफ द एज। टेंडेंसीज का मतलब है ट्रेंड्स। लिटरेचर अपने दौर का ट्रेंड, अपने दौर के ट्रेंड बताता है, दिखाता है। इन विच इट इज़ प्रोड्यूस्ड, जिस दौर में लिटरेचर पैदा होता है, लिटरेचर जिस दौर में पैदा होता है उस दौर के ट्रेंड्स रिफ्लेक्ट करता है, फैशन रिफ्लेक्ट करता है।
एंड देयर इज़ ऑलवेज अ सुप्रीम लिटरेरी आर्टिस्ट, और हर दौर में एक बेहतरीन किस्म का अदबी आर्टिस्ट मौजूद होता है, एक फ़नकार ज़रूर मौजूद होता है, हु बिकम्स द माउथ पीस ऑफ हिज एज, जो अपनी एज का, अपने दौर का माउथ पीस बन जाता है। अगर हमारे यहाँ पर मंटो था तो मंटो वॉज द माउथ पीस ऑफ हिज एज। अगर यहाँ पर मुमताज़ मुफ्ती साहब हैं तो मुमताज़ मुफ्ती की बुक्स अलीपुर का एली या लखनगरी पढ़कर आपको सारा वो पार्टीशन का दौर याद आ जाता है, पार्टीशन से पहले या पार्टीशन के बाद क्या सूरत हाल थी, और इवन कि आपको पता चलता है लोगों के ट्रेंड कैसे थे, लोगों के अंदर भूख कैसी थी, लोग के अंदर सेक्सुअल भूख कैसी थी, लोग कितने पाबंद थे, कल्चर कैसा था, कल्चर कैसे तब्दील हो रहा था, कितना नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ, वो अपने पूरे दौर को रिफ्लेक्ट कर देगा अपनी उस बुक के अंदर। तो हम कहेंगे ही इज़ द माउथ पीस ऑफ हिज एज। पोप भी ऐसे ही, जब पोप ने जन्म लिया और लिखना शुरू किया, कलम उठाया तो हमें सामने आ गया कि उसने अपनी एज को रिप्रेजेंट किया, तो ही इज़ द माउथ पीस ऑफ हिज एज एंड गिव्स एक्सप्रेशन टू इट्स होप्स। और फिर वो एक्सप्रेशन देता है कि इस दौर की उम्मीदें क्या हैं, इस दौर में किस तरह की उम्मीदें पाई जाती हैं। इस दौर में वैसे पोएम पढ़ के पता चलता है, इस दौर के लोगों को देखकर ये उम्मीद की जा सकती है कि बस अब लोग सारे आर्टिफिशियल ही होते चले जाएंगे और एमलेसनेस यहाँ पर होगी। एम्बिशंस, उस दौर के एम्बिशंस के एक्सप्रेशन मौजूद होते हैं माउथ पीस जो भी आर्टिस्ट होता है उसकी बुक में। इट्स फेयर्स, उस दौर के तमाम तर खौफ भी वाजे होते हैं, एंड डाउट्स, तमाम शकूक व शुबात भी उसकी लिटरेरी जो वर्क होता है वहाँ से नुमायाँ होते हैं। इट्स प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली भी नुमायाँ होती है। अब अगर हम इस पोएम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, आपको पता है ना, इंग्लैंड ने 101 कंट्रीज़ के ऊपर हुकूमत की है, तो 101 कंट्रीज़ के ज़ख़ायर वो अपने मुल्क में ले आया, वहाँ से पैसा ले आया, वहाँ से मैन पावर ले आया। ज़ख़ायर जब लेकर आया है तो कम से कम उसका अपना कंट्री तो खुशहाल होगा ना। तो हमें पता चलता है कि एरिस्टोक्रेटिक वहाँ पर लोग जो हैं दे डू नथिंग। लेकिन आज अपने दौर के, आज अगर आप अपने एरिस्टोक्रेट देखें अपने पाकिस्तान के, दे आर स्टिल वर्किंग। वो किसी न किसी ओहदे पर बैठकर काम कर रहे होंगे या किसी इंडस्ट्री को चला रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। वहाँ पर इतना सरप्लस मनी है, इतनी खुशहाली है कि लोग 12 बजे उठते हैं और जाते हैं किसके लिए? फ़न के लिए। अनम, आर यू फॉलोइंग अस? समझ आ रहा है? हाँ, इंग्लैंड में 18वीं सदी में ऐसा हो रहा था, अब की बात नहीं कर रहे। उस वक्त इतना ज़्यादा पैसा था उनके पास। बाद में 18वीं सदी के बाद तो फिर इंग्लैंड में भी थोड़ा सा परेशानी आ गई, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ आज़ाद होते गए, लेकिन उन्होंने इतना कुछ इकट्ठा कर लिया कि उनकी अब अभी तक वो खुशहाल है। अब वो देखिए, इंग्लिश पीपल टुडे, आई वाज वाचिंग ऑन यूट्यूब, देयर वाज मार्स, तो मार्स के बारे में बता रहे थे, मरीख पर कोई पानी के वो हैं, तो मुना कह रही थी कि फजूल ऐसे जा रहे हैं। मैंने कहा इनको यहाँ से कुछ ज़ख़ायर वगैरह मिल गए, इन्होंने सारा यहाँ वहाँ से ले आना, यहाँ आके बेचना है इन्होंने, फिर हमने पागलों की तरह ख़रीदनी है वही चीज़। सपोज़ वहाँ पर इन्हें ब्रिलियम मिल जाती है, यूरेनियम मिल जाती है, सपोज़ अरबों खरबों की वो चीज़ है, यहाँ आके बेचेंगे। अगर वहाँ पर हवा, पानी, ये चीज़ें मौजूद हैं और वहाँ पर रहने के साथ ज़िंदगी प्रोलॉन्ग हो गई, जो वहाँ रहेगा उसकी सपोज़ 400 साल ज़िंदगी हो जाती है, तो हम तो बेवकूफ़ लगेंगे। हम तो कहेंगे, एक दूसरे को देखकर कहेंगे यार बड़े चवल हैं ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ 50 साल 60 साल ज़िंदगी। वो देखो अभी लोग चले जाएंगे वहाँ पर, फिर वो पैसा कमाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ अभी से हम एक गाड़ी बना लें, लिटरेचर के लोग हैं उनसे, वो जब वहाँ मरीख पर पहुँचे हम पहले वहाँ से बैठा हों हम पहले वहाँ पर बैठे हों और क्या। अच्छा चलें जी, तो प्रॉस्पेरिटी का पता चलता है, एन इंटरप्राइज इन हिज वर्क्स, और अपने काम के अंदर जो उसने कारनामा दिया होता है
या उस दौर के जो इंटरप्राइजेज होते हैं, इंटरप्राइज का मतलब होता है बड़े काम, वो भी उसके काम उसकी वर्क में नज़र आते हैं। अब हमने क्या कहा है? हमने ये कहा है हर दौर का एक लिटरेरी आर्टिस्ट होता है जो उस दौर का माउथ पीस होता है, और अपने वर्क के अंदर वो ऐसे एक्सप्रेशन देता है जिससे पता चलता है कि उस दौर के अंदर क्या खुशहाली थी, क्या होप्स थे, क्या उसके ड्रॉबैक्स थे, क्या दुख थे, और क्या उनके बड़े बड़े कारनामे थे। हमने ये बात की अब तक, क्लियर है? सच एन आर्टिस्ट वाज अलेक्जेंडर पोप, ऐसा ही एक आर्टिस्ट अलेक्जेंडर पोप है। अभी तक हमने ऊपर अलेक्जेंडर पोप की बात नहीं की थी, हमने सिर्फ ये बात की थी कि ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव, समबडी कैन बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज, हमने सिर्फ ये बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं पोप की कि अलेक्जेंडर पोप वो ऐसा आर्टिस्ट है, ऐसा ही आर्टिस्ट है, बिकॉज हिज पोएट्री एम्बॉडीज द ट्रू स्पिरिट ऑफ 18th सेंचुरी, क्योंकि उसकी पोएट्री बनी हुई है, उसकी पोएट्री एक मजमूआ है किसका? ट्रू स्पिरिट ऑफ 18th सेंचुरी। 18वीं सदी का जो लंदन है उसकी ट्रू स्पिरिट हमें नज़र आती है, कि असल नज़र आता है 18वीं सदी के अंदर जो लंदन की सूरत हाल थी। एंड ही इज़ कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ हिज एज, इसे अंडरलाइन करें, ये अहम बात है कि ये फेमस है, दुनिया पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है कि अलेक्जेंडर पोप इज़ द चाइल्ड ऑफ हिज एज, इसको अपनी दौर का बच्चा कहा जाता है, ठीक है? छोटा नहीं था, बस इसको टाइटल दिया गया है चाइल्ड ऑफ हिज एज। नहीं, अब बात यह है कि किसी को ये भी तो टाइटल मिल सकता है कि फादर ऑफ हिज एज, अगर शेक्सपियर को टाइटल दें ही इज़ द फादर ऑफ 17th सेंचुरी कह सकते हैं, क्योंकि 17th सेंचुरी का सबसे ज़हीन तरीन शख्स शेक्सपियर को कंसिडर किया गया है, तो इसको इसकी सदी का चाइल्ड कहा गया है। बस इसका टाइटल यही मिला है बिकॉज ये कोई चीज़ नहीं बना नहीं रहा, कोई नए सेंसेस दे नहीं रहा, बस ये बच्चों की तरह खेल कूद का तमाशा लगा कर बैठा हुआ है, जिसको चाइल्ड ऑफ हिज एज कहा गया। आर द स्पोक्समैन ऑफ हिज एज, इसे अपने दौर का स्पोक्समैन भी कहा गया। स्पोक्समैन का मतलब यही होता है नुमाइंदा, जो किसी की तरफ से बोलता है, ये अपने दौर की तरफ से बातचीत करता है। लोवेल एप्टली सेज, एप्टली बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है, एप्टली का मतलब है बिल्कुल ठीक। लोवेल एक राइटर है, क्रिटिक है, जिसने बिल्कुल सही कहा था दैट एज शेक्सपियर इज़ द पोइट ऑफ मैन, जिस तरह के शेक्सपियर इंसान का पोइट है। अंडरलाइन करें, आज आपको शेक्सपियर के बारे में पता चल गया कि शेक्सपियर को पोइट ऑफ द मैन कहते हैं, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे, आप लिटरेचर के लोग हैं, कि अच्छा आप इंग्लिश लिटरेचर करते हैं, शेक्सपियर किस चीज़ के बारे में लिखता है, अगर आपसे सवाल कोई करता है तो आप फिर उसे जवाब देते हैं शेक्सपियर इज़ द पोइट ऑफ ह्यूमन नेचर, वो इंसानी नेचर का पोइट है। आपको पता है 17th सेंचुरी से पहले इंसान को अपनी ज़ात का अदराक नहीं था, इंसान बस भोला भाला सा एक लड़ने वाला कोई करैक्टर था, लेकिन उसको अपनी ज़ात का इदराक नहीं था। जैसे कि आप चार लोग बैठे हुए हैं, अगर आप लोगों को बिल्कुल तालीम ना दी जाए, उसके बाद आपको कुछ भी पता ना हो, आप बस सिंपल कोई कढ़ाई सिलाई इस तरह काम कर रहे हों, फिर मेरे पास आकर बैठे तो मैं आपसे पूछूंगा तो आप कहेंगे हाँ मैं ज़रा अपनी बहन से लड़ती भी रहती हूँ, आप कहेंगे मैं अपनी दोस्त से भी लड़ी हूँ, कोई कहेगा मैं अपनी कज़न को पसंद नहीं करती। अगर मैं आपको साथ ये बताऊं कि बेटा ये जो इंसान है, इंसान के अंदर एक एलिमेंट है जिसे जेलिसी कहते हैं, और ये हर इंसान के अंदर होती है। इंसान जेलिसी फील करता है, और जेलिसी का मतलब ये है कि कोई शख्स की क्वालिटी से आप जेलस हो जाएं, आप वो हासिल भी ना कर सकते हो, लेकिन उसकी क्वालिटीज़ भी हों, आपसे बर्दाश्त ना हो कि यार इसके अंदर क्वालिटी है, मेरे अंदर वो नहीं है, तो फिर दैट इज़ जेलिसी। जब आपको अदराक हो जाता है कि यस मेरे अंदर जेलिसी और हर शख्स के अंदर जेलिसी है, फिर जब आपको अपनी कज़न पर गुस्सा आने लगेगा तो आप फील करेंगे ओए मैं जेलिस हो रही हूँ, मुझे इसे कंट्रोल करना चाहिए। फिर मैं कहूँगा जेलिसी कोई शख्स ख़त्म नहीं कर सकता, या दुनिया का कोई शख्स ऐसा नहीं है जो जेलिस ना होता हो। हाँ बस फ़र्क इतना है, हर शख्स का अपना अपना कंट्रोल है, कोई शख्स कितना कंट्रोल कर सकता है। दैट वाज द हॉलमार्क ऑफ शेक्सपियर।
शेक्सपियर ने जब ये इंसानों को बताया कि इंसान के अंदर जेलसी का एलिमेंट होता है, तो ये एक बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। तो फिर लोग ज़्यादा सेंसिबल और समझदार और कम लड़ने वाले हो गए। इसी तरह उसने ह्यूमन नेचर के और कई लव है या दूसरे एलिमेंट्स है वो उसने सारे बताए। इसलिए फिर शेक्सपियर का नाम आज तक याद किया जाता है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि लोग आपको, जो कॉमन पीपल हैं, वो आपसे पहला सवाल शेक्सपियर का करते हैं, अच्छा तो आपने शेक्सपियर को पढ़ा, अच्छा तो आप बताइए शेक्सपियर किस चीज़ के बारे में लिखता है, आप सवाल करते हैं, नेचुरली आपसे किया जाता है। तो आपको मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए। इवन कि आपने शेक्सपियर के 2 ड्रामाज पढ़ने हैं पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 1 के अंदर। मुझे याद है कि मैं एक खाने पर था, तो वहाँ पर एक छोटी कद का एक मजदूब सा बंदा बैठा हुआ था। तो मुझे मेरे दोस्त ने कहा, मेरे स्टूडेंट ने कहा, उसने कहा सर प्लीज़ आए बैठे। उन्होंने कहा सर ये जो हैं ये मेरे पुराने टीचर हैं और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने कहा अच्छा जी। मैं उस वक्त बड़ा, मेरा सीना फूला हुआ होता था और मैं समझता था कि मेरे बराबर का बंदा पूरे पाकिस्तान में मुझे मिल नहीं रहा जो मेरे लेवल पर बात करे, मेरे बराबर बात करे। मैं हैरान था कि यार अभी तक मुझे वो बंदा नहीं मिला जो, मैं मुस्तफ़ा कुरैशी बना हुआ था, दुश्मन जो तलाश करता रहता है कहाँ है मेरे बराबर का। तो मैं वहाँ जब बैठ गया, और वैसे बंदा मुझे मिला भी नहीं, अब आगे मिले हैं कुछ। मुना है ना आपकी मैडम, इसकी फैमिली बहुत ब्रेन है। ये सारे पता नहीं कैसा अल्लाह ताला ने इनको जहन दिया है। अब भी क्रिमिनोलॉजी के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी में जो टॉपर है वो इनकी सिस्टर है, छोटी सबसे, ठीक है। तो 3 साइंटिस्ट हैं ये घर के अंदर, वो एक अमेरिका में, एक सऊदी अरब में, एक मतलब जर्मनी में थी, अब यूईटी में है। तो 1.5-2 लाख रुपये पे है जी। तो खैर अब मैं समझता हूँ कि यार बंदे कोई और भी ज़हीन होते हैं, ठीक है। ये पहली बार टाकरा हुआ है और ये खुद भी बड़ी ज़हीन है, मुझसे ज़्यादा ज़हीन है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसके सामने नहीं, आपके सामने। अच्छा, तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा अच्छा शेक्सपियर, मुझे शक होने लगा कि ये बंदा कुछ भी नहीं जानता। मैंने उससे कहा, मैंने कहा अच्छा ये शेक्सपियर किस चीज़ पर लिखता है। वैसे कमाल ज़र्फ था उस शख्स का। उसने मेरी तरफ देखा, फिर उसको पसीने छूटे थोड़े से, फिर उसने मुझे बड़ा बर्दाश्त करने के बाद उसने मुझे कहा, उसने कहा शेक्सपियर को जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो वो ह्यूमन नेचर पर लिखता है। तो मैंने कहा अच्छा वाकई इस बंदे को पता है लिटरेचर का है, लेकिन मुझे आज बड़ा फील होता है कि यार मैंने उससे जिस तरह का सवाल किया है वो तो वाकई लिटरेचर को जानता था, ठीक है। ये उसके ज़र्फ की कमाल है कि उसने मुझे जवाब दिया, ठीक है। तो अदरवाइज लोग जब लिटरेचर पढ़ लेते हैं तो फिर वो जवाब देना ही पसंद नहीं करते। वो घबरा इसलिए किया था, उसे गुस्सा शायद आने लगा था, उसने उसको कंट्रोल किया था कि मुझसे छोटा एक शख्स, यानी कि मैं एज में छोटा था, वो 55 साल का था तकरीबन। मैंने उनसे पूछा कि जी अच्छा शेक्सपियर किस पर लिखता है। ये बड़ा ऑड सा क्वेश्चन था ना, ठीक है। मेरे पास कोई आ जाए आकर पूछे, आके कहे हाँ जी बेटा साहब अच्छा आप लिटरेचर पढ़ाते हैं, ये बताइए न्यू पसा कहाँ का था, मुझे गुस्सा आने लग जाएगा। मैं कहूँ मुझसे सवाल करते हैं, मुझसे पूछते हो तुम लोग, ठीक है। मैं हेमिंग्वे बनने लग जाऊँगा, ठीक है, मुझसे पूछ लिया। अच्छा ओके जी। लोवेल एप्टली सेज दैट, लोवेल ने बिल्कुल ठीक कहा था, एज शेक्सपियर इज़ द पोएट ऑफ मैन, पोप इज़ द पोएट ऑफ सोसाइटी। कितनी खूबसूरत बात है। सर ये जो लोवेल है ये भी पोएट था? नहीं हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि ही इज़ द क्रिटिक ऑफ पोप। ये कुछ ऐसे पोइट होते हैं जो पोइट एज अ फेमस नहीं होते लेकिन क्रिटिक फेमस होते हैं। अब शेक्सपियर पोइट भी था और ड्रामाटिस्ट भी था, लेकिन शेक्सपियर की वर्थ एज अ ड्रामाटिस्ट है। तो हम कभी नहीं पढ़ते कि शेक्सपियर मतलब बड़ा कमाल किस्म का पोइट है, और मैंने उसकी पोइट्री पढ़ी है शेक्सपियर की, मैं इतना इम्प्रेस नहीं हुआ, ठीक है। As a stylist, he has a yardstick of conduct. एक स्टाइलिस्ट होने के नाते, स्टाइलिस्ट तनकीद निगार होने के नाते उसके पास एक यॉर्डस्टिक थी, एक स्टिक उसके पास मौजूद थी ऑफ कंडक्ट, चाल चलन को नापने की। जिस तरह कपड़े बेचने वाले के पास गज होता है ना,
वो कपड़ा गज करके बताता है कि जी इतने गज है जी, ले जाओ। इससे इसके बाद कंडक्ट, ह्यूमन कंडक्ट जो है कि इंसान का चाल चलन कैसा है उसको मापने का इसने एक अपने पास गज रखा हुआ था और माप कर बताता था कि ये इतने फुट चल रहा है जी, इतने गज चल रहा है बंदा। पोप की बात करते हैं। ही हैज़ द वेपन्स लाइक बर्स्क्यू, उसके पास वेपन थे। अब अपनी लिटरेचर के अंदर, अपनी पोएम के अंदर वो वेपन क्या इस्तेमाल करता है। जिस तरह एक जंगजू है, कमांडर है एक, वो उसके पास वेपन्स होते हैं, सपोज उसके पास स्टार्स होते हैं, उसके पास गैसेस होती हैं, उसके पास जहरीले मादे होते हैं, उसके बाद तलवार खंजर तमाम चीज़ें उसके पास होती हैं। इसी तरह लिटरेरी जो शख्स होता है उसके पास भी वेपन्स होते हैं, ठीक है। वो वेपन क्या क्या इस्तेमाल करता है, जैसे कि बर्स्क्यू, क्या मतलब है बर्स्क्यू का? तंज करना। अच्छा, तंज का वेपन है। पैरोडी, नकल उतारने का, जैसे कि उसने पूरी एपिक को मोक एपिक किया है, पैरोडी है। विट, वो अकली मजाक का इस्तेमाल करता है। मोकरी, मोकरी का मतलब हाँ तंज वाला मजाक ना, तंजिया मजाक। जिस तरह के एपिक, मोक एपिक है, तंजिया एपिक। ह्यूमर, मजाक का इस्तेमाल करता है। रेडिक्यूल, रेडिक्यूल का मतलब हाँ मजाहिया अंदाज में तंज करना, ठीक है। एंड आयरनी, और इसका मतलब एक तंज है, लेकिन ये किसी काले शख्स को गोरा कह देना, ये आयरनी होती है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, इनडायरेक्ट होती है। His masterpiece, The Rape of the Lock, has caught up the spirit of the contemporary age. उसकी रेप ऑफ द लॉक वो अपने अंदर काबू कर लेती है, कॉट करती है, पकड़ती है कंटेम्प्रेरी एज को, अपनी असली एज को, जिस दौर में था उस दौर को। कंटेम्प्रेरी कहते हैं हम असर को, बराबर को, उसी दौर का आदमी। इन टू एस्पेक्ट्स, दो तरह से रेप ऑफ द लॉक अपने दौर की रूह को कैप्चर करती है, दो तरह से। पोएट्री वॉज क्लासिकल एंड स्टेरिकल, क्योंकि ये दौर न्यू क्लासिकल दौर कहते हैं इसे, तो हम कहते हैं कि पोएट्री तो क्लासिकल अंदाज में लिखी गई, इसलिए हम कहते हैं ये अपने दौर की नुमाइंदगी करती है। स्टेरिकल, और इस दौर में स्टायर का दौर था ये, इस दौर में स्टायर बहुत हुई, तनकीद, तंज बहुत हुआ। और पोप का ही दोस्त, जब आप उसको पढ़ेंगे जोनाथन स्विफ्ट को, तो आप वो कहेंगे कि इतना तंज, आप कहेंगे ये शख्स तो इंसान से नफरत करता है। और उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी यही उठाती है कि जोनाथन स्विफ्ट इज़ द मिसंथ्राप, ये इंसानों से नफरत करने वाला आदमी, इतनी तनकीद करता है वो। तो ये दौर तनकीद का है और ये दौर क्लासिकल मूड में लिखने का है। तो रेप ऑफ द लॉक को पढ़कर एक एस्पेक्ट ये वाज़ेह होता है कि जिस दौर में क्लासिकल और स्टायर की बात थी, पोप की पोएम भी वैसी ही है, क्लासिकल भी है और स्टायर भी है। अब ये प्योर क्लासिकल नहीं है, क्लासिकल का मजाक उड़ाकर, लेकिन अंदाज वही क्लासिकल है, एपिक का अंदाज ही उसने अपनाया है। हाँ, लेकिन उसकी पैरोडी कर दी है। टू, एक एस्पेक्ट तो हमने बता दिया कि ये अपने दौर की इसलिए अक्कासी करती है क्योंकि ये स्टेरिकल है और क्लासिकल है। दूसरे एस्पेक्ट से, इन स्कोर्स ऑफ एस्पेक्ट्स, कई कई पहलू से देखा जाए, स्कोर्स का मतलब हाँ 20 अंदाज में देखा जाए, 20 पहलू के साथ देखा जाए, इट इज़ सोशल। ये सोशल है, मॉरल है, जुडिशियल इसके अंदर एस्पेक्ट मौजूद हैं, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट मौजूद हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट मौजूद हैं, आर्टिस्टिक एंड सो फोर्थ, और बहुत सारे। यानी कि इस पोएम के अंदर उस सोसाइटी के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट मौजूद हैं। उस सोसाइटी में जो एलिमेंट मौजूद थे, जस्टिस का निज़ाम था, इकनॉमिक्स की बात थी, पैशंस की बात थी, तो वो सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। इट इंट्रोड्यूसेस अस टू अ वर्ल्ड ऑफ फैशन, ये पोएम हमें इंट्रोड्यूस कराती है फैशन की दुनिया। विच वॉज बिजी विद इट्स प्लेयर्स ऑफ ड्रेसिंग, ये फैशन की दुनिया बिजी है
किस में बिजी है? प्लेयर्स ऑफ ड्रेसिंग, ड्रेसिंग की खुशियों में बिजी है। अब आप देखें, उस दिन आप वहाँ पीछे बैठे हुए थे, मैं अक्सर सोचता था कि लड़कियाँ जब अकेली होती हैं तो क्या बातें करती होंगी, और मुझे पहली बार मौका मिला। उस दिन मैं रूम में बैठा हुआ था, तो बल्कि मैं आपके बड़े करीब आके ठहर गया, आप पीछे ठहरे बातें कर रही थी, और आप ज़्यादातर ड्रेसिंग की, चूड़ियों की और कोई इस तरह की बातें कर रही थी, मेकअप वगैरह की ना, इस तरह की बातें आपकी बड़ी गर्मा गर्म चल रही थी। तो मैं सोच रहा था, अच्छा इनकी डिस्कशन लॉनली में इनके ख्यालात, इनकी सोच इस तरफ जाती है, ठीक है ना। यू आर अ कॉमन ह्यूमन बीइंग, स्कॉलर तो अभी आपने बनना है, ठीक है। तो एक कॉमन ह्यूमन बीइंग जब इकट्ठा हो रहा है, फीमेल्स में से वो क्या बातें कर रहा है। आज से अगर आप 15 या 20 साल पहले चले जाएं, तो मेरे ख्याल में अगर औरतें बैठी होती तो मैं उनसे उनकी कान लगा के सुनता, तो वो ज़्यादा बीमारियों की, डेथ की या रिलीजन की बातें कर रही होती होंगी, ठीक है। अब आपके दौर के बाद, जो आज से 50 साल बाद का दौर है, हमें आइडिया तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में लोग ज़्यादातर साइंस की बात कर रहे होंगे, लोग ज़्यादातर साइंस की बात कर रहे होंगे, लड़कियों की ज़बान पर भी यही बातें होंगी, इंटरेस्ट बदल जाएगा। अच्छा, ये 20 साल पहले मेरे ख्याल में लड़कियों की डिस्कशन में शायद जेवरात की बात बहुत ज़्यादा आती होगी। मेरे ख्याल में अगर मैं दोबारा फिर तज्जिया करूं तो शायद अब लड़कियों की डिस्कशन में जेवर की जगह पर मोबाइल की बात होती होगी, या उसके अंदर जो चीज़ें खुली हुई हैं उसकी बात होती होगी। तो जो दौर और उस दौर में जो फैशन चल रहा होता है, उसको उसका स्पोक्समैन रिप्रेजेंट करता है अपनी उसके अंदर। तो पोप ने भी अपनी पोएट्री के अंदर वो फैशनेबल लेडीज़ को डिस्कस किया, और वो लेडीज़ क्या कर रही थी? प्लेयर्स ऑफ ड्रेसिंग थी उनके अंदर, कि ड्रेसिंग कैसी करनी है। फ्लर्टिंग, वो फ्लर्टिंग की बात करती हैं। कार्ड प्लेइंग, और कार्ड प्लेइंग की बात हो रही है। ड्राइविंग इन हाइड पार्क, हाइड पार्क में ड्राइविंग कैसे करनी है। विजिटिंग थिएटर्स, वैसे हाइड पार्क के लफ्ज़ पर मैं गौर कर रहा हूँ, तो आज अगर इसको दोबारा नई इंग्लिश में लिखा जाए तो HID बनेगा। तो हाइड पार्क मतलब यही है कि वहाँ जाके लड़की लड़के छुप जाते होंगे, शुरू शुरू में ऐसा कुछ हुआ होगा, इसीलिए उसका नाम हाइड पार्क। बहुत से लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो इस तरह के लफ्ज़ों से, इससे कोई बात से, मैं उस दिन सोच रहा था, बल्कि रात बात हो रही थी, मैंने कहा कि ये वाइफ के कितने नेम हैं। वो बता रही थी कि बीवी, मैं सोच रहा था जब बीवी ब्याह से निकला होगा, जो ब्याही गई है तो बीवी। अच्छा, फिर एक लफ्ज़ है रन, रन मुरीद कहते हैं, रन, मैंने कहा शायद ये रानी से निकली होगी, ठीक है। तो इसी तरह के हम लफ्ज़ सोचते हैं तो वो कहीं ना कहीं से निकले होते हैं। हाइड पार्क भी शायद वैसी या बदनाम सी जगह है, वहाँ लड़की लड़के छुपे हुए होंगे कोई, ठीक है। विजिटिंग थिएटर्स, और यहाँ पर हाँ थिएटर में जाते हैं, वो बॉक्सेस की बात करता है बार बार। अच्छा, राइटिंग, राइटिंग लव लेटर्स, लव लेटर्स की बात होती है। सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसा होता है और ऐसा ही कुछ है। सो ऑन ऐसा ही, सो फोर्थ आगे भी ऐसा ही है। अच्छा, आप में से किस किस ने लेटर्स लिखे हुए हैं? लेटर मामू को, चचा को, किसी फैमिली मेम्बर को, कई बार किसी ने लेटर लिखे? आप चारों में से किसी ने नहीं लिखे? अच्छा, मैं लेटर लिखता था और मेरे लेटर बहुत खौफनाक होते थे, और मेरे लेटर अभी भी मेरी सिस्टर्स ने, और मेरे लेटर जब घर जाता था, मैं किसी भी पार्ट में होता पाकिस्तान के, जब मैं लेटर लिखता था तो घर में सारे धारे मारते रोते थे कि ये क्या लिखता है, ये क्या लिखता क्या है ये। आई वॉज नॉट अवेयर कि मैं लिटरेरी आदमी हूँ, लिटरेचर का, लेकिन जब मैं लेटर लिखता था इस तरह के खौफनाक लेटर लिखता था, जैसे कि उसके अंदर वीएन आ गया। मैं सोचता हूँ कि मैं जब मरूँगा, मैं ऐसे लेटर में बात बता रहा हूँ, सारी कहानी बता के, लेटर शुरू इस तरह होता था। इस वक्त मैं एक बड़ी सारी टेबल पर बैठा हुआ हूँ, बड़ा सारा हॉल है, ऊपर फैन चल रहा है, और ये कटिंग डिपार्टमेंट है सारा टेक्सटाइल मिल का, ठीक है। और उसमें मैं भी बातें बताता जाता, करता जाता, मेरे इर्द गिर्द क्या है, क्या क्या बातें, मैं इस तरह से लेटर लिखता था। फिर मैं बताता था कि जी मैंने देखा है कि मेरी आँख खुली हुई थी और शायद मैं मर गया था, और मेरी आँख के ऊपर एक चूंटी चल रही थी, ठीक है।
और फिर कुछ जानवर थे जो मेरे ऊपर लड़ रहे थे और मेरे सीने से कुछ चीज़ें निकाल रहे थे और उनके मुंह सारे रेड थे। इस तरह की मैं लिखता था लेटर ना। तो वो रोते थे बहुत ज़्यादा, चीखे मारते थे ये, कि घर के अंदर चीखे मारते थे ये सारे बहन भाई ना। तो ये कहते ये क्या कहता है, कौन है ये बंदा? ये बंदा वो है ही नहीं जो हमने जहाँ से देखा था, जो यहाँ पर था। और फिर वो लेटर, फिर मेरी सिस्टर आपस में मतलब लड़ती थी कि ये लेटर मैंने रखने हैं, और मेरी सिस्टर्स ने मेरे आज तक वो लेटर रखे हुए हैं। तो अब भी वो उनको कभी कभी वो पढ़ कर कहती हैं कि ये पागल है। और मुझे लेटर में, जब कोई आदमी लेटर लेकर, मैं कहीं कहीं उजाड़ में भी जाके रहता था, तो कोई बंदा लेटर लेकर, यार ये लेटर आया है, ये आपका है, मुझे किसी बंदे ने दिया था, मुझे उसको किसी ने दिया था, उसको किसी ने, और उस लेटर को मैं खोलता हूँ, उसमें 3,000 2,000 रुपये होते, आप ही भेज देती, बाजी भेज देती। क्या यार ये बंदा परेशान है, पता नहीं क्यों है। मैं कहते 5 रुपये के लेटर के अंदर उन्होंने 1,000 रुपये रख दिया है, 2,000 रख दें, गुम हो जाता, पहले गुम हो जाता तो हो जाता है। तो लेटर की दुनिया हमने तो देखी है, आपने नहीं देखी। लेकिन यहाँ पर 18वीं सेंचुरी के अंदर लव लेटर्स की दुनिया भी है। और लव लेटर मेरे बड़े भाई लिखते थे, वो अब साइंटिस्ट हैं कनाडा के अंदर, और भैंस का खून निकाल के वो लिखते था लेटर। ठीक है, ये हमने अपने आप, हाँ, भैंस का वो खून निकालता था, टीका लगाता था उसको, खून वहाँ से वो निकाल लेता, फिर लिखता था। हाँ तो और क्या। अच्छा ओके। Ladies, the rape of the log gives us an amusing picture of the ladies. Ladies की बड़ी दिलचस्प किस्म की तस्वीर कशी की है उसने। ऑफ इस टाइम, अपने दौर की लेडीज़ की बात की है। एज द फैशंस, जैसे कि उसने लेडीज़ के फैशंस की बात की है। द आर्टिफिशलिटी, लेडीज़ की मसनूईपन, दोगलेपन की बात की है। द वैनिटी, वैनिटी उसके बेजा तकब्बुर, हाँ फ़ख्र, इस तरह की बातें की हैं। एंड गिडीनेस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गिडीनेस? ओवर एक्साइटमेंट की बात की है। थ्रो ब्लिंडा, ब्लिंडा के ज़रिए वी कम टू नो, हम ब्लिंडा के करैक्टर से जानते हैं द होल लाइफ ऑफ नोबल लेडीज़। नोबल का मतलब यहाँ पर हमारा, हाँ, नोबल का मतलब होता है कि बहुत अच्छा। यहाँ पर नोबल का मतलब अमीर, शाही ख़ानदान की। नोबल लेडीज़, आला दर्जे की लेडीज़ की होल लाइफ के बारे में पता चलता है कि ये जो नोबल लेडीज़ हैं ये किस तरह की ज़िंदगी गुजारती हैं। विच वॉज कन्फाइंड टू स्लीपिंग, इनकी ज़िंदगी महदूद थी कहाँ पर? सोते थे, मेकअप करते थे, एन्जॉयमेंट, कार्ड वगैरह खेलते थे। अलोरिंग द लॉर्ड्स, या नौजवानों को ये अट्रैक्ट करते थे, अलोर करते थे। अफेक्शंस, जज्बात, अच्छा अफेक्टेशंस, क्या चीज़? दिखावा, अफेक्टेशंस, दिखावा करते थे। इल नेचर, और इनकी इल नेचर थी। मिस्चीवियसनेस, और गलतियाँ, मिस्चीवियसनेस, गलतियों से भरी हुई ज़िंदगी थी। कोकेट्री, कोकेट्री का मतलब दिखावा करना, फ्लर्टेशन या अदाएँ दिखाना। इनफिडेलिटी, बेवफाई की ज़िंदगी थी कि हस्बैंड और कुत्ते बराबर हैं। चीपनेस, मतलब घटियापन था। मीननेस, कमीनापन था। ट्रेवलिटीज़, और अदनी किस्म की एक्टिविटीज़ थी, अनइम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़। फ्रिवलिटीज़ का क्या मतलब है? नॉनसेंस यहाँ पर एलिमेंट्स थे, एट्सेट्रा। बट हैज़ नो ट्रांसेंडेंटल एलिमेंट्स। ट्रांसेंडेंटल का मतलब बताएंगे। डिवाइन, अच्छा, डिवाइन थाट्स नहीं थे, रिलीजियस थाट्स उनके पास नहीं थे, अच्छे ख्यालात नहीं थे। देयर एम्बिशन टू गेट मैरिड टू पीर्स, उनके एम्बिशन थे कि वो अमीर लोगों से शादी कर लें, ड्यूक्स या वो प्रिंस से, हाँ, प्रिंस से, किसी नवाब से शादी कर लें। और मैन होल्डिंग अदर हाई टाइटल्स, या आदमी जिनके पास हाई टाइटल्स हों, आला इख्तियारात हों, कोई कर्नल जर्नल हो। इज़ इंडिकेटेड टू इन द ओपनिंग कैंटो,
और ये चीज़ वाज़े होती है ओपनिंग कैंटो से भी, जो स्टार्ट का कैंटो है उससे ये सारी बातें वाज़े भी होती हैं। क्या देन गे आइडिया क्राउडेड द वैकेंट ब्रेन, के खाली जहनों के अंदर गे खुशगवार आइडियाज़ भरे हुए, वाइल पीर्स एंड ड्यूक्स एंड ऑल देयर स्वीपिंग ट्रेन, और उन खाली जहनों के अंदर, औरतों के खाली जहनों के अंदर आला लोगों की सोच होती, नवाबों के बारे में ख्यालात होते, और फिर ऐसे नवाबों के बारे में ख्यालात होते जिनके पास स्वीपिंग ट्रेन, सर्वेंट्स की फ़ौज जिनके साथ होती, ट्रेन होती, एंड गार्टर्स स्टार्स एंड कोरोनेट्स अफेयर्स, और इन खाली अजहान वाली औरतों के जहन में वो कर्नल जनरल के तमगे चमकने लगते कि उनसे हमारी शादी हो जाए। एंड इन सॉफ्ट साउंड्स, और है ये आला दर्जे के लोग कानों के पास आकर कहें योर ग्रेस सल्यूट्स देयर एयर, कि आपकी आला ज़र्फ़ आपको हम सल्यूट करते हैं, आपकी आला ज़र्फ़ी को सल्यूट है जनाब। ठीक है, ये कान में आकर कहें। एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नोबल लेडीज़, नोबल लेडीज़ का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते ब्लिंडा नोबल लेडीज़ की अब रिप्रेजेंटेटिव है ना, नोबल लेडीज़ को नुमाइंदगी करती है। ब्लिंडा इज थस पोर्ट्रेड, ब्लिंडा पोर्ट्रे की गई है बिफोर हर ड्रेसिंग टेबल, कि किस तरह वो अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने ठहरी है। एज अ प्रिस्टेस, ऐसे ठहरी है जैसे कोई वो नन हो, पुजारन हो। एडमिनिस्ट्रिंग द सेक्रेड राइट्स, और वहाँ पर वो मुकद्दस तरीन रसूमात अदा कर रही हो। ब्लिंडा ऐसे लगता था ड्रेसिंग टेबल के आगे जब ठहरी जैसे वो कोई नन हो और वो कोई मुकद्दस मजहबी रसूमात की अदायगी कर रही हो। ऑफ प्राइड एट द अल्टर, फ़ख्र के बड़े बड़े जो रसूमात हैं उनकी अदायगी कर रही हो, जैसे वो ड्रेसिंग टेबल के सामने न ठहरी हो बल्कि आल्टर के सामने ठहरी हो। आल्टर याद है ना, आल्टर वो तख्त होता है मार्बल का जिसके ऊपर बल्ली चढ़ाई जाती है, और ये हर बादशाह के दरबार के सामने होता है, या ये हर एक मजहबी मुब्द के बाहर होता है। ग्रीक के जितने मजहबी मुब्द थे, जितने मजहबी इबादत करते थे, ज़्यूस देवता का जैसे डॉल्फी है, डॉल्फिक ओरेकल है, डेल्फिक ओरेकल के सामने जो है ये एक आल्टर बनाता, ऊंचा एक तख्त बनाया जाता, तो वहाँ पर लोग आकर अपनी दुआएं भी करते थे। पहले पता है आपको लोगों का ट्रेंड ये भी होता था, मस्जिद के पास से गुजरते थे तो मस्जिद को हाथ लगा के मस्जिद की चुम्मी करते थे, ठीक है, और मस्जिद के कोने पर ठहर कर दुआ भी मांग लेते थे, पता है। अब ये ट्रेंड कम हो गया है, लोग पढ़े लिखे हो गए, अब ट्रेंड कम हो गया। वो एक शहर में मैं रहता था, उस शहर, वो बहुत स्ट्रेट शहर था, उस शहर में एक गली थी, उस गली के बीचों बीच एक छोटी मस्जिद थी, और उसके पास गुजरने का तकरीबन 1.5 फुट का रास्ता था, वो उसमें से गुजर सकते थे, अदरवाइज़ वो गली बंद थी, ठीक है। तो बाइक वगैरह तो नहीं, बस कोई औरत या एक आदमी वहाँ से गुजर सकता था। छोटी सी मस्जिद थी, जितनी एक कमरा होता है, 1.5 कमरा होता है। तो मैं अक्सर देखता उसके साथ ठहर कर ना औरतें दुआ मांग रही होती थी जब मैं वहाँ से गुजरता था। तो उस मस्जिद का नाम था कुआरी मस्जिद, कुआरी मस्जिद उसको कहते हैं, क्योंकि वो तनहा अकेली ठहरी हुई थी, छोटी सी थी, इसीलिए उसको कुआरी मस्जिद कहते हैं। और ये बात भी रूमर थी, वहाँ पर अफवाह थी कि जो कुआरी मस्जिद के पास दुआ मांगो तो वो कबूल हो जाती है। लेकिन ये बात औरतों तक महदूद थी, क्योंकि परियों ने सिर्फ औरतों को बता रखा था कि कुआरी मस्जिद के पास दुआ कबूल होती है। मर्द को मैंने नहीं देखा कि वहाँ पर दुआ करें, या फिर वो कुआरी औरतें ही वहाँ दुआ करती होंगी, या कुआरी औरतों की अम्मियाँ कि बेटियाँ हमारी कुआरी ना रहें, कुआरी मस्जिद बट से तो मनना पैना है, आपको इन सारी बातों पर यकीन करना पड़ना है, ठीक है, अदरवाइज थोड़ा अपना कुछ नहीं रहता। द आर्टिकल्स ऑफ मेकअप
और यहाँ पर बात होती है कि आर्टिकल ऑफ मेकअप, मेकअप का सामान कहाँ कहाँ से आया था, कहाँ कहाँ से आया था, इंडिया से आया। अरब से भी आया, इंडिया से आया, और ड्रेडफुली एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा था, एंड आर गैदर्ड फ्राम द 4 कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के चारों कोनों से ये कॉस्मेटिक का सामान इकट्ठा किया गया। एंड बाइबल इज मिक्सड विद द लिटर ऑफ पिंस, पिंस के ढेर के साथ, लीटर का मतलब ढेर, पिंस के ढेर, वो जो हेयर पिंस हैं उसके ढेर के अंदर बाइबल भी मिक्स हुई पड़ी होती थी। और किसकी से पफ्स, पाउडर्स, पैचेस, बिली ड्यूक्स ऑन द आल्टर। आल्टर किसे कहा है हमने, ड्रेसिंग टेबल पर। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर क्या पड़ा होता था, पफ्स, पाउडर्स, पैचेस, ये सारे आर्टिकल ऑफ ऑर्नामेंट है, मेकअप के अपने आर्टिकल्स हैं। तो इनके अंदर बाइबल भी मिक्स होती है। तो इसका मतलब ये है कि बाइबल की या रिलीजन की उस वक्त इतनी वक़्त, दिस शोज दैट रिलीजन वाज ओनली अ मैटर ऑफ शो इन दैट एज। इसका मतलब है इस एज के अंदर रिलीजन बस एक शो के लिए रखा गया था, पर लोगों ने क्रॉस पहन लिया, दैट वाज इनफ। जब क्रॉस पहनने का ये ट्रेंड आया और हमारे लोगों को पता चला, तो आपको पता है लोग भी यहाँ पर नाम लटकाते थे, अल्लाह का लिखा हुआ या हज़रत अली का नाम या अली लिखा होता था, पहनते थे गले में। अब ये ट्रेंड भी रिड्यूस हो गया है, ठीक है। एक और ट्रेंड देखें कि चर्च के अंदर लोग संडे के संडे जाते हैं। हमारे लोग भी अब मोस्टली फ्राइडे के फ्राइडे जुमा पढ़ने जाते हैं। बाकी नमाज़ों पर ना तो वालिदैन स्ट्रेस करते हैं, तो ना ही बच्चे इस तरफ या बड़े भी इस तरफ वो नहीं होते, बस जुम्मा एक पढ़ते हैं। तो ये एक कंट्री से, एक दौर से अगले दौर में चीज़ें, आपको ये इंकशाफ होगा लिटरेचर पढ़ते हुए, आपको पता चलेगा जो चीज़ें वो 16-17 सेंचुरी में करके आगे निकल गए हैं, हम वो चीज़ें अब कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 400 साल पीछे तो हैं, तो हमें 400 साल लगेंगे उनके बराबर होने में, नहीं। उसकी वजह फिर वही इंटरनेट है। इंटरनेट ने आपको बिल्कुल 20-25 साल में बराबर कर देना है मज़ीद। वैसे भी बहुत तब्दीली आ गई है। मैं पिछले दिनों आपकी मैम को लेकर गया, उसके अंदर बलूचिस्तान लेकर गया, तो वहाँ पर जब गया तो उन्होंने कहा मुझे बोतल पिलाएं। तो मैंने कहा अच्छा पिलाता हूँ। मैं गया तो मैंने कहा बोतल है, कहते हाँ कौन सी चाहिए। मैंने कहा रेगुलर दे दो। उसे रेगुलर नहीं है। मैं कि फिर कैसे। उसने कहा जो सी चाहिए फ्रिज में है। मैं कि नहीं हमें थोड़ी चाहिए। कहते थोड़ी मिलेगी। कहते आप देख लें। मैं फ्रिज खोला तो फ्रिज में ढक्कन के बगैर बड़ी लीटर बोतल 6-7 रखी हुई थी, पेप्सी, मिरिंडा, दूसरी। मैंने देखा, कहते गिलास में भर देंगे आपको, ये 20 रुपये का गिलास है। मैंने कहा ये खोल कर क्यों रखी हुई है। कहते भाई गैस होती है, फट जाती है। मैं कहा ठीक है भाई ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि वो बलूचिस्तान जहाँ पर ये अभी भी ट्रेंड मौजूद है, आप देखेंगे 20 साल के बाद वो आपके पंजाब के बराबर ठहरा होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरनेट। यूट्यूब खुली हुई है, गूगल खुला हुआ है, आखिर वो सर्च करेंगे, उनके पास मोबाइल आ गए, उनके पास भी नेट है। ओके, अब यहाँ पर देखिए पफ्स, पाउडर्स, पैचेस, बाइबल, बिली ड्यूक्स। नाउ आवफुल ब्यूटी पुट्स ऑन ऑल इट्स आर्म्स। अब आवफुल ब्यूटी, इस ज़बरदस्त ब्यूटी ने या खौफनाक ब्यूटी ने, ब्यूटीफुल लेडी ने अपने तमाम तर वेपन्स पहन लिए थे। जेंटलमैन, मर्दों की बात करें कि मर्द क्या करते थे। द रेप ऑफ द लॉक एक्सपोजेस थ्रू द करैक्टर्स ऑफ सर प्लूम। रेप ऑफ द लॉक वाजे करती है सर प्लूम के करैक्टर से, बैरन के करैक्टर से, एंड इज फेलोज, और उसके फेलोज के करैक्टर से क्या एक्सपोज करती है। द फैशनेबल जेंटलमैन, के फैशनेबल जेंटलमैन वर इन फैक्ट एज फेक, वो दर हकीकत झूठे थे, फेक थे, फ्रॉड थे, लस्टी थे, हवस उनके अंदर थी, शालो, खोखले थे, प्लेफुल, बस खेल तमाशा करने वाले, आइडल, बेकार थे, एंड एम्प्टी माइंडेड, और खाली अजहान के मालिक थे। एज द लेडीज ऑफ दैट एज,
जिस तरह की इस दौर की लेडीज थी। दे वर वेरी कॉशियस इन ड्रेसिंग, और ये मर्द भी बड़े कॉन्शियस थे, एहतियात करते थे ड्रेसिंग करने में। एंड वोर वाइड स्कर्टेड कोट्स, और वो खुले खुले बड़े बड़े कोट्स, स्कर्ट नुमा कोट पहनते। औरतों के जिस तरह के बड़े स्कर्ट्स चोगे होते हैं, उस तरह के कोट इन्होंने सिलवाए होते हैं। हाई हील्ड शूज़, ये ऊंची हील वाले शूज़ भी पहनते थे। फ्लाउंटेड देयर स्नफ बॉक्सेस, और ये अपने नस्वार के जो बॉक्सेस थे, फ्लाउंटेड एक्सचेंज करते थे, शो करते थे, शो करते फिरते अपने स्नफ बॉक्सेस को। एंड ड्रोव इन कोचेस, और ये कोचेस ड्राइव, याद आ रहा है? तो ये कोचेस में भागते फिरते। दे ड्रैंक लाइक मैड, पागलों की तरह शराब पीते। एंड प्लेड गेम्स एंड बैट्स, और गेम्स खेलते और बैट्स लगाते थे। द गैलेंट्री वॉज डेड, और वो जो बहादुरी के कारनामे देने वाला एलिमेंट था वो मर गया। गैलेंट्री गैलेंट से निकला है, गैलेंट का मतलब जंगजू, ब्रेव आदमी। दे फ्रिक्वेंटली विजिटेड क्लब्स, वो मुसलसल क्लब्स में विजिट करते। एंड कॉफ़ी हाउसेस में एज कॉफ़ी ड्रिंकिंग, कि वो कॉफ़ी ड्रिंकिंग करते हैं। अब लाजमी नहीं कि कॉफ़ी टेकिंग हो, कॉफ़ी ड्रिंकिंग भी हो सकता है, ठीक है। चाय को आप टी ड्रिंक भी कहते हैं, हम कह सकते हैं। आप हम इसलिए कहते हैं, हम लिटरेचर के लोग हैं ना, जो चीज़ खूबसूरत लगेगी हम उसको अडॉप्ट करेंगे। वी विल नॉट माइंड इट। वाज एन इम्पॉर्टेंट एंटरटेनमेंट्स ऑफ द टाइम्स, ये उस दौर के इम्पॉर्टेंट एंटरटेनमेंट्स थे। फिर साथ आप ये क्या होता है जी आपके पास, दूसरा जो मार्कर होता है, पॉइंटर होता है, पॉइंटर से अपने क्वेश्चन के अंदर ये एलाबोरेट करके ऊपर नीचे लाइन छोड़कर आप लिखते हैं। ये आपके इसके बाकायदा आपका वेरी गुड इम्प्रेशन होता है आपका। और मैंने एक दो टेक्स्ट आपको ऐसी भी अंडरलाइन करवाई है जो इन सवालात में नहीं है, वो नई किस्म की, आप वो कोट करेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हाँ अब ये मतलब निकाल ली ना आपने, अब इसको अब जब सवाल लिखिए जहाँ पर आपको दिल चाहे वहाँ पर आप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ब्यू एंड विटिंग फेरिस्ट इन द थ्रॉन्ग, वन डाइड इन मेटाफर एंड वन इन सॉन्ग। ये जब आखिर में कैंटो 5 में लड़ाई हो रही थी तब की बात है। एक ब्यू एंड विटिंग, ब्यू की भी और विटिंग, और फिर कौन सा था, एक जो नौजवान था और एक कम अकड़ वाला था, वो हजूम में जो है वो हाँ डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा जी, वो थ्रॉन्ग के अंदर, धिक्कम पेल के अंदर वो तबाह हो गया। एक ब्यू, एक नौजवान, और एक विटिंग और एक कम अकल, ऐसे वन डाइड इन मेटाफर। और एक आदमी गीत के अंदर जो मेटाफर का इस्तेमाल हुआ था उस पर ही मर गया। कहते नहीं इस गीत ने मुझे मार डाला है, वो गीत में जो तशबीह आई थी तो उसमें मर गया। एंड वन इज इंसान, और दूसरा हनी सिंह के गाने पर मर गया। मॉरल वैल्यूज, अब हमने क्वेश्चन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, नहीं 5 हिस्सों में। पहले इसे हमने इंट्रोडक्शन कराया है कि 18वीं सेंचुरी का ये रिप्रेजेंटेटिव है पोप। फिर हमने कहा है कि फैशनेबल लेडीज़ कैसी थी उस पीरियड की, फिर व्यूज़ कैसे थे। आफ्टर दिस हमने मॉरल वैल्यूज़ की बात अब कर रहे हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट प्लेसेस की, देन कंक्लूजन में आ जाते हैं। मॉरल वैल्यूज़, द रेप ऑफ द लॉक इज़ द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एज। क्या मतलब है? रेप ऑफ द लॉक एक सच्चा नुमाइंदगी करता है उस एज की। रेप ऑफ द लॉक नुमाइंदगी करती है अपनी एज की, विच वाज मोस्टली बेस्ड अपॉन ईटिंग, और ये एज मोस्टली बेस करती थी खाने पीने पर, ड्रिंकिंग शराब नोशी पर, लव मेकिंग मोहब्बतें की जाती, बैक बाइटिंग और हैम्पटन कोर्ट में बैठकर चुगलखोरी की जाती, एंड क्वारलिंग और आपस में लड़ाई झगड़े में गुजरती थी। ये इस दौर के फीचर्स थे। ये मॉरल वैल्यूज़ के हवाले से बात करें तो पता चलता है कि दे वर इमोरल पीपल, जो बस खाते पीते रहते हैं और फिर इस तरह हंगामे करते रहते हैं।
दिस एज इज एम्पटी, ये दौर खाली है, एम्पटी है, खोखली है, हालो है, खोखली है, एंड डिवोर्ड ऑफ ऑल हाई आइडियल्स, और तमाम हाई आइडियल से खाली है। यानी कि इसके अंदर कोई ऐसा करैक्टर हम नहीं देख सकते जिसको कहे कि यार ही इज आइडियल रियली, इस दौर में कोई आइडियल नहीं है। सो द पोएम रिफ्लेक्ट्स द फजलमेंट ऑफ वैल्यूज, ये पोएम दिखाती है मॉरल वैल्यूज की फजलमेंट, जहाँ पर अकदार जो हैं, वैल्यूज जो हैं, जो अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें हैं, वो मुतज़ब्ज़ब का शिकार है, पजलमेंट का शिकार है। एज एल्विन पॉइंट्स आउट, जैसा कि एल्विन एक क्रिटिक है, वो कहता है द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स, द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स, और चीज़ों की मुतल्लिक़ा अहमियत ये है। द टाइटल विद देम इज़ ग्रेट, द लिटल विद देम इज़ ग्रेट। वो कहते चीज़ों की रेलिवेंस ये है, चीज़ों की अहमियत ये है। एल्विन कहता है, वो कहते चीज़ों की अहमियत ये है इस पोएम के अंदर या इस दौर के अंदर। द लिटल विद देम इज़ ग्रेट, इन लोगों के नज़दीक अदनी चीज़ बहुत आला है। खाना पीना, शराब पीना, लव मेकिंग, दीज आर द माइनर थिंग्स, और कहते ये इनके नज़दीक बहुत ही आला चीज़ें थी। एंड द ग्रेट लिटल, और ग्रेट चीज़ें बहुत छोटी थी, जैसा कि गैलेंट होना उस दौर की बड़ी बात थी, जंगजू होना वो इनके नज़दीक छोटी बातें थी। दे अटैच एज मच इम्पॉर्टेंस टू आ चाइना जार, वो इतनी ही इम्पॉर्टेंस देते थे चाइना जार को एज टू देयर ऑनर, जितनी अपनी इज्जत को। लड़की का रेप हो जाए या चाइना जार टूट जाए, वो दोनों की एक ही इम्पॉर्टेंस थी। एज मच टू रिलीजन एज टू डांसेस, मज़हब को भी उतनी अहमियत देते थे जितनी डांसेस को। मेरे ख्याल में आज अगर हमारे दोस्तों ने गेट टुगेदर रखा हुआ हो और वहाँ पर वो क्या कहते हैं जी, जो आप सीखों पर लगाते हैं, बारबेक्यू का प्लान हो, तो अगर आपसे वो मिस हो जाए किसी वजह से, या आपको नज़ला हो जाए उस दौरान और आप ना जा सकें, तो आपको उसका बड़ा ही अफसोस होता है। और अगर सेम लाइक कोई रिलीजियस एक्टिविटी होगी, मैं कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ ओवरऑल, तो एक्टिविटी अगर होगी शायद आप उसको इतना फील ना करें, अच्छा यार मैं नहीं आया था, वो इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। सुबह सुबह उठ कर देख लें, सुबह सुबह उठते हैं तो फिर जहन में कितने काम होते हैं, ड्यूटी पर जाना है या फ़िलहाल काम करना है या दोस्त को मिलना है, चैट करनी है। कभी भी इतनी खुशी से हम रिलीजियस एक्टिविटीज़ नहीं करते। कॉमन मैन ओवरऑल बात कर रहा हूँ। डांसेस और रिलीजियस एक्टिविटीज़ इक्वल थी। एंड मस्कुरेड्स, डांसेस एंड मस्कुरेड, मस्कुरेड्स का मतलब मास्क डांस, जो निकाब वाला डांस होता है। निकाब वाला डांस होता है। ये वाला निकाब पाकिस्तानी निकाब नहीं है, ठीक है। ये आप कहेंगे पाकिस्तानी निकाब करके डांस करेंगे तो मस्कुरेड्स हो जाएगा। सर आजकल ये ड्रामों में आता है, ड्रामों में आजकल ऐसे स्टिक्स है ना, उन्होंने पकड़ा होता है, अपना डांस कर लेते हैं। अच्छा जी, अक्सर मूवीज में भी आता है कि एकदम चेहरा छुपा लेते हैं, तो सामने ऐड के पीछे से पार्टी चल रही है तो सबने लगाया। ओए ओए ये इंडियन ड्रामों में होता है जी, फिल्मों में भी है, फिर पाकिस्तानी नहीं, इंडियन पाकिस्तानी होनी, इंडियन में। अच्छा ओके। तो ये चेहरे को छुपा कर जो डांस किया जाता है उसकी बात करें। एज मच टू देयर लैप डॉग्स एज टू हस्बैंड्स, और गोद में बैठे हुए कुत्ते की भी उतनी अहमियत होती है जितनी बेगम की होती है। अच्छा हस्बैंड की होती है, सारी मॉरल बैंकरप्सी ऑफ लेडीज, मॉरल बैंकरप्सी ऑफ लेडीज, और औरतों मॉरली तौर पर बैंकरप्सी जवाल पजीर थी। According to them, the loss of honor does not matter. औरतों के मुताबिक, उस दौर की औरतों के मुताबिक, इज्जत का खो जाना यानी कि रेप हो जाना ये इतना मैटर नहीं करता। इफ रेपुटेशन इज नॉट लॉस्ट, अगर रख रखाव कायम रहा है वो नहीं गया आपका। यानी कि एक लड़की के साथ रेप हो जाए, अगर उसको किसी ने नहीं देखा
तो उसको वो मैटर नहीं करता कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, किसी ने देखा थोड़ी है। यानी कि बैरूनी इज्जत अगर बच जाए और रेप भी हो जाए तो नॉट अ मैटर। फॉर अ लेडी द स्टेनिंग ऑफ ऑनर इज नॉट मोर सीरियस। एक लेडी के लिए उसकी इज्जत पर धब्बा लगना इतना सीरियस नहीं है देन द स्टेनिंग ऑफ अ न्यू ब्रोकेड, एज कंपेयर टू उसके नए कपड़े पर धब्बा लगना वो ज़्यादा अहम है। उसके ड्रेस पर ब्रोकेड, ड्रेस पर धब्बा लग गया तो बहुत परेशान हो जाती है, उसकी इज्जत पर धब्बा लगा तो उसे मैटर नहीं करती। अब ये चीज़ें, अब ये मॉरल बातें हैं, ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी भी लगती हैं, लेकिन ये बातें एट द सेम टाइम ये मॉरल इंतहाई खौफनाक भी हैं। खौफनाक कैसे हैं? अगर हम फिर चले जाएंगे बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पर औरत और मर्द अगर इकट्ठे पकड़े जाते हैं तो दोनों को वहीं पर गोलियां मारते हैं, चारों तरफ से फायरिंग करते हैं। ये सीन अगर आपकी आंखें वहाँ पर देख लेंगी तो आप कहेंगे ये तो बड़ी ज्यादती कर दी आपने दो ह्यूमन बीइंग के साथ। आप उसकी शादी कर देते, उनकी मैक्सिमम यही करते ना। आपने उसको चौराहे पर 10 लोगों ने हमारी आंखों के सामने चारों तरफ गोलियां क्यों बरसाई गई, चाहे वो भाई थे चाहे वो बाप था, कोई भी था, उन्होंने, और उसे कहते हैं काली काला, ये काली काला हो गया। ठीक है, अब ये मॉरल वैल्यूज हैं, इज्जत पर धब्बा लग गया औरत की तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और उसके लिए औरत को ही मार दो, मर्द को ही मार दो। फिर आप इन मॉरल वैल्यूज को कुछ नहीं समझते, आप कहते दफा करो, ये कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है कि धब्बा लग गया तो लग गया, फिर आप यूं कंसीडर करते हैं चीजों को। ओके, मिसिंग अ डांस पार्टी इज एज सीरियस अ मैटर, और डांस पार्टी को मिस करना इतना ही सीरियस मैटर है एज फॉरगेटिंग प्रेयर्स, जिस तरह के इबादत को भूल जाना। इबादत को भूलना या किसी डांस पार्टी को मिस करना दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब इसकी एग्जांपल भी हमारे पास मौजूद है। वेदर द निम्फ शैल ब्रेक डायनाजला, ये सिर्फ वहाँ पर तकरीर कर रही है, सिर्फ तकरीर करके बता रहा है कि या तो आज डियाना का कानून टूट जाएगा, कोई औरत पाकीज़गी से वो नापाक हो जाएगी, और सम फ्रेल चाइना जार रसीवा फला, या कोई चाइना जार रसीवा फला वो नीचे गिर जाएगा, टूट जाएगा। आ स्टेन हर ऑनर, या तो उसकी इज्जत को धब्बा लग जाएगा, और हर न्यू ब्रोकेड, या उसके कपड़ों पर धब्बा लग जाएगा। फॉरगेट हर प्रेयर्स, या अपनी और मिस मस्कुरेट्स, मास्क डांस भूल जाएगी, और लूज हर हार्ट, और नेकलेस एट अ बॉल, या बाबा खो जाएगा। अच्छा, बाबा नहीं खो जाएगा, अच्छा नेकलेस वैसे बाबा गुम हो जाए तो कितना तमाशा हो। और वेदर हेवन हैज डूम्ड दैट शॉक मस्ट फॉल, या खुदा की तरफ से किस्मत ऐसी होगी कि आज शॉक डॉग मर जाएगा, कुत्ता मर जाएगा आज बेलिंडा का। आपके सामने जब ये स्टैंजा आया है तो आपने तकरीबन इसे पहचान लिया है। दिस इज द केस ऑफ रेफरेंस, कंटेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन। वो आपको छुपे हुए डायलॉग नहीं देंगे, ऐसे ही कोई डायलॉग देते जैसे कि ये लिखे हुए हैं, तो आप फौरन पहचान जाते हैं कि ये किस पोएम में से है और क्या कहा जा रहा है। ओके, थस द पोएम एक्सपोजेज, ऐसे है आपका, थस द पोएम एक्सपोजेज द सुपरफिशियलिटी, हाँ जी एक्सपोजेज आएगा, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है, जो इस गरीब आदमी ने पढ़ाया था आपको बचपन में। मेरा तो बचपन था। Thus the poem exposes the superficiality, बस ये पोएम जो है एक्सपोज करती है सुपरफिशियलिटी को, मसरूईपन को, शोखियों को। सुपरफिशियलिटी का यही मतलब होता है, मसनूईपन या शोखा होना। शालोनेस, खोखलेपन को शो करती है। लेजीनेस,
सुस्ती को, आइडलनेस बेकार एक्टिविटीज़ को, फ्रूडरी दिखावे को। हाँ जी, आपके यहाँ क्या है मीनिंग? अच्छा, दिखावे को, ओके ओके। हिपोक्रेसी मुनाफकत को, अरिस्टोक्रेसी आला दर्जे के लोगों को, एब्सक्यूरिटी सिक्योरिटी किसको? डार्कनेस को, करेक्टर की डार्कनेस को शो करती है। फॉल्स कंसेप्ट ऑफ डिग्निटी, इज्जत का फॉल्स कंसेप्ट आ गया है। अच्छा, आप इसके बारे में क्या राय देते हैं? इज्जत का फॉल्स कंसेप्ट आ गया है। एक तरफ यह है कि इज्जत पर धब्बा नहीं लगना चाहिए, यानी कि सेक्स नहीं होना चाहिए। दूसरा यह है कि सेक्स होता हो जाए लेकिन आपका माशरे के अंदर वक़ार ठीक हो, कायम। एक शख्स है, वो सोसाइटी में उसकी एक्टिविटी यही है कि वो हर वक्त एक बम तैयार कर रहा है साबुन के साथ कि मैंने वहाँ पर ये बम ब्लास्ट करना है जहाँ पर ज़्यादा फैशनेबल लोग होंगे, ओके, क्योंकि वो सारे बुरे हैं। एक दूसरा शख्स है, वो अपनी सारी एनर्जी खर्च कर रहा है लव मेकिंग में, किसी लड़की से फ्लर्ट कर रहा है, सेक्स कर रहा है, या कोई लड़की है वो सेक्स कर रही है, लेकिन उसके बाहर के मामला बिल्कुल ठीक हैं। अच्छे अखलाक से बोलती है, गपशप करती है, और लोग जहाँ पर भी उस तकलीफ में मुश्किल में होते हैं वो उनकी मदद भी करती हैं। अब ये सिचुएशन है, तो आप किस लड़की को प्रेफर करेंगे? वो जो साहब उनके साथ घर में बैठकर ब्लास्ट की तैयारी कर रही है, या उसको आप प्रेफर करेंगे जो जिसकी पर्सनल रेप तो डेली वो करती है, खुश होकर करती है, सेक्स करती है फ्री, लेकिन लोगों को फ़ायदा भी पहुँचा रही है? अब आप किसको प्रेफरेंस देंगे? अब ये भी बात सोचने की है। तो इज्जत उसकी, इज्जत पर धब्बा लग रहा है, वो क्या करेंगे? आप एज अ स्कॉलर अगर मैं आपसे पूछूं आपके सामने हो के या इसको गोली मार दो या इसको गोली मार दो, किसको आप कहेंगे कि इसको गोली मार दो बेटर? क्योंकि वो अपने साथ साथ और भी लोगों को मारता है। अब दीज आर द टॉपिक्स ऑफ वर्ल्ड, ये दुनिया के टॉपिक हैं जो आपने डिस्कस करने हैं, किसको बचाना है, किसको छोड़ना है। अगर आप रिलीजन में भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कई ऐसे वाक़यात होंगे जहाँ पर पर्दा पोशी की बात की होगी, बस पर्दे में है तो आप उसको ना खोलें, ठीक है। और हुकूकुल बात और पर्सनल मैटर को पर्सनल रखा गया है। पिछले दौर के अंदर इस पर बहुत ज़्यादा पॉइंट उठे हैं और हमारे दौर में अभी भी हैं, लाहौर में बहुत कम है। अब लोग बिल्कुल नहीं सोचते इन चीज़ों को, कहते हैं और इट्स ओके यार, चलो आगे चलो, छोड़ो। अब तो जज आपके केसेस भी नहीं लेते इन चीज़ों के, वो कहते हैं हम इस काम के लिए नहीं बैठे हुए, पर्सनल ये मैटर्स है, ओके। तो इस वक्त हम इस पोइम में बैठकर क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं क्या कि ये इज्जत पर धब्बा लगना ये बड़ी अहम चीज़ है और नहीं लगना चाहिए। अगर 18वीं सेंचुरी की कोई लेडी इज्जत पर धब्बा लगवा रही है तो हम उसे बुरा कह रहे हैं यहाँ बैठे हुए, लेकिन क्योंकि हम 200 सदियाँ आगे बैठे हुए हैं और हम सोच विचार रखने वाले इंसान हैं, हम उससे आगे भी सोच रहे हैं क्या ये तनकीद जायज़ भी है कि नहीं है। हम इस तरह भी देख रहे हैं इस चीज़ों को। अच्छा जी, डिग्निटी है, फॉल्स कंसेप्ट ऑफ डिग्निटी था, एक्सेसिव सेल्फ एम्बेलिशमेंट और बहुत ज़्यादा अपनी बनाव श्रृंगार किया जाता, एंड सेक्स स्कैंडल्स एटसेट्रा, और सेक्स के स्कैंडल होते फ़िलहाल का फ़िलहाल के साथ अफेयर, उसका उसके साथ प्रीवेलेंट एट दैट टाइम, इस दौर में ये चीज़ें प्रीवेलेंट फैली हुई थी। सम प्रोफेशंस, आइए अब कुछ प्रोफेशंस की बात करते हैं। एनी क्वेश्चन? अच्छा, स्कैंडल का स्पेलिंग ठीक करें जी, वाह वाह वाह, वेरी गुड जी। SCANDALS, scandals, okay, that's very good. Some professions, अच्छा इसका मतलब आप सारे जाग रहे हैं, हम मतनगोश हैं। Some professions, क्या इस पोएम के अंदर किसी प्रोफेशंस की बात हुई थी?
जजेस की, वेरी गुड। पॉलिटिशियंस की हुई थी, वेरी गुड। इन रेप ऑफ द लॉक वी आर एज वेल गिवन अ हिस्टोरिकल पिक्चर ऑफ पॉलिटिशियंस। हमें इसी पोएम के अंदर पॉलिटिशियंस की भी हिस्टोरिकल पिक्चर मिलती है। स्टेट्समैन, हुकूमत के लोगों के ऊपर भी तनकीद मिलती है। जजेस पर, ज्यूरीमैन और अदालती लोगों पर, हु वर नॉन सीरियस एंड फ्रीविलियस, जो नॉन सीरियस किस्म के लोग थे। फ्रीविलियस का मतलब और बस खेल कूद तमाशे वाले लोग थे। द मर्चेंट स्पेंड फीवरिश आवर्स एट द एक्सचेंज, और ताजर जो है वो इंतहाई मेहनत वाले, इंतहाई टेंशन वाले वक्त गुजारते थे एक्सचेंज में, तिजारत की जगह पर एक्सचेंज। द पॉलिटिशियंस डू नॉट हैव डीपर इंसाइट, पॉलिटिशियंस के पास गहरी निगाह नहीं थी। एंड टेक स्टेप्स ओनली फॉर पर्सनल बेनिफिट्स, वो पर्सनल बेनिफिट के लिए स्टेप लेते थे। जैसे कि आप देखते हैं शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर को लोहा कर दिया है, हैं? ठीक है, ये समझ रही हैं बात को, आप नहीं समझ रहे हैं? लाहौर को लोहा कर दिया है, यानी कि उसकी अपनी लोहे की फैक्ट्री है ना, जगह जगह लोहे के पुल, लोहे के ओवरफ्लाई, लोहा ही लोहा, पूरा लाहौर लोहा कर दिया उसने। वो अजीजी कह रहा था, कहता है हुण ते लाहौर दे जगह जगह पुल ही पुल नजर आते हैं, ते बंदा जिथे पुल देखता बंदा कहना है पुल दी खैर ते पुल दा भला। पहले डलाग था कुल दी खैर ते कुल दा भला, पुल दी खैर ते पुल दा भला। ओके, तो उस वक्त पॉलिटिशियंस पर्सनल बेनिफिट की बात सोचते थे। ये अभी आज ये पिछले दिनों जो इलेक्शन हुआ है, तो अलीम खान और उसका अयाज सादे का, तो वो तो हैं ही ऐसे, पैसे पॉलिटिशियन सारे खर्च करते हैं, लेकिन अलीम खान ने भी, वो कहते हैं कम से कम उसने 50 करोड़ प्लस खर्च कर दिए इस इलेक्शन में। एक शख्स 50 करोड़ प्लस खर्च करेगा तो वो फिर बेनिफिट भी डबल लेगा उससे। द जजेस आर इन अ हरी टू साइन जजमेंट्स, और जजेस जो हैं वो जल्दी में होते हैं और वो कहते हैं अपने जजमेंट्स को, अपने केसेस को जल्दी से साइन करें। द ज्यूरीमैन आर इन हरी टू प्रोनाउंस अ वर्डिक्ट, और बाकी जो अदालती लोग हैं वो फ़ौरन ही ऐलान कर देते हैं वर्डिक्ट, फैसले का, डिसीजन का, ऑफ गिल्टी, कि कौन गिल्टी है, यानी कि जल्दबाजी में फैसले होते हैं, उसने स्टायर किया है। बिकॉज दे वांट टू गेट बैक होम फॉर डिनर, क्योंकि ये तमाम अदालती लोग फ़ौरन घर जाना चाहते हैं। क्यों? डिनर के लिए। आगे जाए तो दाल पकी हुई है, फिर मज़ा। द हंग्री जज सून द सेंटेंस साइन, और भूखे जज जल्दबाजी में केसेस साइन करते हैं। एंड रिच हैंग, और बदबख्त फांसी पर चढ़ जाते हैं। दैट ज्यूरीमैन मेड डाइन, क्योंकि बाकी अदालती लोगों ने फ़ौरन खाना खाने जाना है। वो उनका डिनर जो है वो शाम को 4 बजे होता है, 3 बजे 4 बजे डिनर करते हैं। हाँ, मॉर्निंग में वो मॉर्निंग में बस याद नहीं है, ग्रैंडफादर मॉर्निंग में 9 बजे और शाम को 4 बजे डिनर। हाँ, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस। पोप ऑल्सो गिव्स रेफरेंसेस टू सम फेमस प्लेसेस ऑफ लंदन। उसने कहा याद है तुम्हारे घर की, वो तुम्हारे घर में हम आते थे, वो कहते हाँ, कहते हैं यार तेरे घर दिन असी कुंडी बजाने से, हाँ हो गए याद तेरे घर आते सी, तेरे घर कुंडी नहीं होती सी, असी अंदर आके पूछते सी की बजाइए। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, इम्पॉर्टेंट प्लेसेस के रेफरेंसेस हैं, जैसे लंदन में
अब हमारे दरवाजे की कुंडी तो है कोई नहीं कि तानी पूछ के आती कि की वजह, तानी अंदर आके पूछे की वजह ये। अच्छा, तो पोप हमें रेफरेंस देता है सम फेमस प्लेस की, जैसा कि लंदन में लाइक पॉल मॉल कहते हैं, पॉल मॉल। अच्छा, स्पेलिंग यही है पॉल मॉल मेरे ख्याल में, या ए है मेरे ख्याल में। अच्छा, ओल्ड भी है, न्यू भी है इंग्लिश। सर वर्ड में भी लिखा ही हुआ, वर्ड में मॉल ही लिखा हुआ है बस। हाँ ठीक है, तो पहले से पोल मॉल कहते हैं, इसे PAL भी कर सकते हैं, पाल मॉल भी ठीक है, दोनों पढ़ेंगे इसे पाल मॉल। हैम्पटन कोर्ट, हाइड पार्क, रेजमंडोज लेक, याद है ना, जहाँ पे बातें करते हैं बैठ के। जहाँ पर वो दुआएं कहते हैं, सितारा बन के जा रही होती है ना, तो दुआएं करते हैं। देयर इज हैम्पटन कोर्ट की बात की गई है। द पैलेस ऑफ द इंग्लिश क्वीन, ये इंग्लिश क्वीन का पैलेस है, सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, जो कि टेम्स रिवर के किनारे पर है हैम्पटन कोर्ट। हेयर द लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ द टाइम कम टू टेस्ट द प्लेयर्स ऑफ द कोर्ट, यहाँ पर लॉर्ड्स यानी कि नवाब यानी कि नौजवान और औरतें यहाँ आकर बैठती हैं ताकि वो कोर्ट की प्लेयर्स को एंजॉय कर सकें। हालांकि कोर्ट किसके लिए है, अहम तरीन और सीरियस मैटर्स को डिस्कस करने के लिए है, लेकिन ये इतना फेमस हो गया है अपनी प्लेयर्स की वजह से कि यहाँ पर अब नौजवान चस्के उठाने आते हैं टू अटेंड मीटिंग्स, और यहाँ आते हैं मीटिंग करने के लिए, एंड टू एंजॉय पिकनिक्स, और पिकनिक यहाँ मनाने आते हैं, एंड लंचेस, और यहाँ पर आकर लंच करते हैं इन कंपनी ऑफ क्वीन एन की कंपनी में। यानी क्वीन एन भी अगर यहाँ पर होती है, क्वीन एन पोलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड की क्वीन थी 18th सेंचुरी में। द लेक ऑफ रोजामुंडा इज अ नोटोरियस प्लेस, और रोजामुंडा की जो लेक है ये बड़ी बदनाम प्लेस है फॉर सीक्रेट मीटिंग्स ऑफ लवर्स के सीक्रेट मीटिंग्स के लिए। आपको पता है धर्मपुरा नहर वाली पुल, एचिसन, जो एचिसन स्कूल है, इंस्टीट्यूट है एचिसन, धर्मपुरा नहर वाली पुल पर, उसके साथ दरख्त ही दरख्त थे और तेज़ रोड बह रहा होता था। वो इतने दरख्त थे, दरख्त की ऐसी पट्टी थी वहाँ पर कि उसके अंदर शाम को सारे लवर्स और बिलवर्ड्स ही घुसे रहते थे। धर्मपुरा नहर वाली पुल की बात कर रहा हूँ, हाँ वहीं से आ रही है। तो हम वहाँ धर्मपुरा में मैं रहता था, तो नहर की पुल के ऊपर हम आके बैठ जाते, और जब गाड़ी की लाइट पड़ती थी तो नीचे से सुर्ख सफ़ेद पैंचे नज़र आते थे, और बाज़ औक़ात उस भीड़ भाड़ के अंदर यानी कि वो अंधेरा होता फुल वहाँ पर, और अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। सम टाइम हम देखते हैं कि पुलिस वाले भी अंदर चले गए हैं, फिर पुलिस वाले बाहर आ जाते थे पैसे पूसे लेके, बाकी अंदर काम जारी रहता था। फिर बाद में तकरीबन 2007 के अंदर उन्होंने वहाँ पर दरख्त सारे कटवाए हैं और उसको क्लियर किया है, ठीक है। ये गाने में भी है नहर वाले फूल पे गुलाब के। ओके, द लेक ऑफ रोजामुंडा इज़ अ नोटोरियस प्लेस। असल में जब ये गाना बना था उस वक्त ये नहर भी तकरीबन वीरान ही हुआ करती होगी। ये जो कंपस पुल वाली नहर है यहाँ से गुजरती है तो ये वीरान ही होती होगी ना, तो वहाँ पर लोग बुला रहे होते कि नहर वाली पुलते आ जाएंगे बस उत्थे, ठीक है। वो फिर नहर वाली पुल वाला सिस्टम ख़त्म हो गया तो फिर इंटरनेट आ गया, फिर वो इंटरनेट कैफ़े में बुलाते थे, लड़की लड़का इकट्ठे एक ही कैबिन में बैठ के कहते हम यूनिवर्सिटी का काम कर रहे हैं, ठीक है, और ज़िंदगी भर के काम करते हैं। द लेक ऑफ रोजामुंडा इज़ अ नोटोरियस प्लेस फॉर सीक्रेट मीटिंग्स ऑफ लवर्स। हाइड पार्क इज़ मैंशनड विद इट्स फेमस ड्राइववे। हाइड पार्क बड़ी यहाँ पर मेंशन की गई है क्योंकि ये फेमस है, यहाँ पर लोग जो है ना गाड़ी शाड़ी बाइक शाइक लेकर निकलते थे, और सारी गाड़ी बाइक नहीं बल्कि बग्गी वगैरह लेकर निकलते थे। वेयर फैशनेबल पीपल रोड इन देयर कोचेस, फैशनेबल लोग जो हैं कोचेस में बैठ कर जाते, एंड ऑटोमोबाइल चेयर्स,
और उनके बाद ऑटोमोबाइल, खुद कार चलने वाली कुछ चेयर्स भी उन्होंने ईजाद कर रखी थी, उसमें बैठ के जाते थे। ऐसे कैसे रख देंगे? दरअसल तो वो बाइक ही थी ना। अच्छा वैसे बाइक की जगह पर अगर चेयर हो, हम चेयर में बैठे हुए और चेयर चल रही हो इस तरह, बुरे कैसे लगेंगे? इतने बड़े। हाँ वैसे सोफा बना हुआ हो ठीक ठाक, कोई खाली सोफा ही हो, बंदा चलाया जा रहा सोफा पर। चला सकते हैं, वैसे बात सही है, सोफा ही। बैठ के रहते हैं। वैसे मैं मोटरसाइकिल से मुतमईन अभी तक नहीं हूँ। मोटरसाइकिल को थोड़ा तब्दील कर दें, थोड़ा तब्दील करें, ये बिल्कुल कवर्ड हो जाएगा इतने ही पैसों में। सब लड़कियों के लिए मुझे कोई नहीं ऐसा स्कूटी आ रही है पाकिस्तान में। अच्छा जी, कंक्लूजन। Although the Rape of the Lock is the premium mock epic, ये एक आला दर्जे की मोक एपिक है। प्रीमियम का मतलब बेस्ट मोक एपिक है, रिटन बाय पोप, जिसको पोप ने लिखा। येट अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स, लेकिन कुछ क्रिटिक्स के मुताबिक इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ ट्रू मिरर ऑफ 18th सेंचुरी। कुछ क्रिटिक कहते हैं ये 18th सेंचुरी का मुकम्मल मिरर नहीं है। इट डील्स ओनली विद पार्टिकुलर क्लास, ये ख़ास क्लास के मुतल्लिक सिर्फ रिफ्लेक्शन देती है। दैट वाज राइजिंग अप, वो क्लास जो उभर रही थी, ऊपर आ रही थी, एरिस्टोक्रेसी। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द कॉमन मैन, आम आदमी की तो बात नहीं की गई, तो फिर ये 18th सेंचुरी की मिरर कैसे हो सकता है? हाँ, ट्रू मिरर नहीं। देयर इज़ नो वाइड स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन इट, और इंसान की वाइड स्टडी नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट की डिटेल नहीं है, जजेस की डिटेल नहीं है, और वो पॉलिटिशियंस की डिटेल नहीं है हमारे पास। नन ऑफ द यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर, और यहाँ पर जो ह्यूमन नेचर बयान की गई है दैट इज़ नॉट यूनिवर्सल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्लिंडा की नेचर जो है तमाम पूरी दुनिया की औरत को रिप्रेजेंट तो नहीं करती ब्लिंडा। एक कैरेक्टर आपने पढ़ा था हंट्समैन, वो आउटस्पोकन होता है, जाके बोलता है, उसके अंदर बेवजह बोलने वाला जो एलिमेंट है ये पूरी दुनिया को यूनिवर्सलाइज कर जाता है कि हर शख्स बेवजह बोल जाता है। लेकिन ब्लिंडा की एरिस्टोक्रेसी जिस तरह की वो बनाव श्रृंगार करती है, पूरी दुनिया की औरतें सेम क्वालिटीज नहीं रखती, तो यूनिवर्सल कैरेक्टर नहीं है, स्पेसिफिक क्लास का एक कैरेक्टर है बस। तो हमने सारी तारीफें नहीं करनी थी, हमने उसको ये भी बताना है कि ये इसके अंदर कमी भी रह गई है, क्योंकि आप क्रिटिक हैं, खुद क्रिटिक हैं। सो इट्स रेंज इज लिमिटेड, रेप ऑफ द लॉक की रेंज लिमिटेड है, एंड इट रिप्रेजेंट्स नॉट फुल लाइफ, और ये मुकम्मल ज़िंदगी रिप्रेजेंट नहीं करती, बट अ स्पिरिट ऑफ एन एज, लेकिन ये अपने एज की स्पिरिट को, रूह को शो करती है, विच इज़ आर्टिफिशियल, अपने दौर के स्पिरिट को शो करती है, लेकिन पूरी दुनिया के पूरे अदवार को कवर नहीं करती, विच इज़ आर्टिफिशियल, और इस दौर के लोग आर्टिफिशियल थे एंड इनसिग्निफिकेंट और गैर अहम थे। लेज़ली स्टीफन सेज, लेज़ली स्टीफन की कहती है, की कहती है, ये भी क्रिटिक है। हाँ, लेज़ली स्टीफन सेज, लेज़ली स्टीफन कहती है, और हम कहते हैं की आनी है, ठीक है। वो कहती है नो राइटर रिफ्लेक्ट सो क्लियरली, कोई भी राइटर बहुत क्लियरली नहीं दिखा सकता एंड कंप्लीटली और मुकम्मल नहीं दिखा सकता द स्पिरिट ऑफ हिज ओन डेज, अपने दौर को, अपने वक्त के दिनों को, एज पोप डज, जिस तरह पोप ने किया। आप देखिए 3 ऑप्शन आ गए। हमने पहले कहा ही इज टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज, फिर एंड पर हमने कहा कि हाँ मुकम्मल नहीं है, फिर लोजली ने अगर कवर की, हमारी बात कंट्रोल की, उसने कहा कोई भी नहीं दिखा सकता कंप्लीट, लेकिन पोप ने फिर भी बहुत कुछ दिखा दिया है। ओके, नो दिस वाज द क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप नेक्स्ट इससे दिखाएं। 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, एक क्वेश्चन बड़ा है, फुल साइज है, और दूसरा शॉर्ट करके लिखा गया। तो दिखाओ नेक्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा सवाल याद करें, बड़ा याद ना करें।
छोटा सवाल याद करें, ये भी काफ़ी है। बाद में फिर एडिशन कर दीजिएगा, इसमें खुद से लिख दीजिएगा 2 4 5 सेंटेंस, वो बाद में मैं सिखा दूंगा आपको, आप खुद ब खुद ही सीख जाएंगे। तो बड़ा सवाल ना करें तैयार, लेकिन मुझे तो कैसे लगा है, उससे वर्डिंग इजी है, बड़ा भी है, ये मुश्किल है। बड़ा पढ़ना है, वो बड़ा भी है, उसमें वो टेक्स्ट भी समझ भी आ गया है। अच्छा जी, हाफ क्वेश्चन तैयार करें। अगर किसी स्टूडेंट से तैयार ना हो रहा हो, फिर ऑप्शन लेडीज तक कर लें जी। ओके जी, लेडीज डन हो गया, और लेडीज तक करें, मैं छोटे क्वेश्चन वाला ऑप्शन खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।